हर देश से रैंडम 2 प्लेयर्स चुने जाएंगे गेम में एंटर करने के लिए। प्लेयर को चुनना होगा कि वो किसी वायरस का कैरी बने। वायरस जितना ज़्यादा फैलेगा उतनी ही ताकतवर होगी, उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। गेम सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की गिनती, फैलाव और गेम की दुनिया पर पड़े असर के हिसाब से कई फैक्टर्स को जोड़कर कुल स्कोर बनाएगा। स्कोर के हिसाब से रैंकिंग तय होगी और उसी से जीत हार तय होगी। अगर कोई पूरी गेम की दुनिया को नष्ट कर दे या उस पर पूरा कंट्रोल कर ले तो वो सीधे जीत जाएगा। बाकी देशों के प्लेयर्स तो पहले से ही एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हॉट फेवरेट वायरस कार्ड्स पर टूट पड़े थे। ब्लैक लाइट वायरस, एलियन एम्ब्रियो, जॉम्बी वायरस, हर कोई तो वहीं का वहीं शेप शिफ्ट होने को बेताब था, मानो अकेले अपने शरीर से न्यूक्लियर बम झेल लेंगे। सामने इतने चमकदार सुपर वायरस देखकर मुझे तो देखने का भी मन नहीं हुआ। मैंने पलट कर निकाला वो वायरस जिससे हाथों हाथ खुद को भगवान जैसी ताकतवर बॉडी में बदला जा सकता है। बंदियो आंटी यानी बक्स्टर वायरस। सिर्फ ऐसा ही कोई नियम तोड़ने वाला गेम चेंजिंग हथियार ही अभी के इस डेडलॉक को तोड़ सकता था, क्योंकि अब तक गेम के 2 राउंड हो चुके थे और अभी तक कोई भी प्लेयर सच में जीत नहीं पाया था। क्योंकि जिस गेम की दुनिया में प्लेयर एंटर करते हैं वो एक ऐसी खास दुनिया है जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी और हाई मार्शल कल्टीवेशन सिस्टम दोनों साथ साथ मौजूद हैं। जैसे ही कोई प्लेयर कुछ गड़बड़ करता है, बड़े पैमाने पर वायरस फैलाने की कोशिश करता है, तो गेम की दुनिया के एनपीसी तुरंत उसे पकड़कर उसका पीछा शुरू कर देते हैं। सामने वो लोग हैं जो आसमान और जमीन दोनों में उड़ सकते हैं, और वो हथियार जो एक ही झटके में पूरा शहर उड़ा सकते हैं। साउथ स्टार से आए प्लेयर के पास जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए पिछले 2 राउंड के बाद हर देश के लिए अब जीत जाने के बारे में नहीं सोचते। बस जितना हो सके हाई स्कोर लाओ, रैंकिंग बढ़ाओ, पनिशमेंट से बचो, यही जीत मानी जाती है। रशिया देश लगातार 2 राउंड से लास्ट रैंक पर है। उसकी नेशनल लक भी 20% गिर गई है। देश में हर जगह डिजास्टर हो रहा है, हादसे लगातार हो रहे हैं। अगर ऐसे ही हारते रहे तो देश खत्म भी हो सकता है। पूरी दुनिया में डर का माहौल है। कई अमीर लोग तेजी से दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं बचने के लिए। प्लेयर्स की टेलीपोर्टेशन पूरी हो चुकी है। अब वायरस चुनने की बारी है। टाइम लिमिट 30 मिनट। इस दौरान प्लेयर अपने देश के एक्सपर्ट ग्रुप से बात करके कौन सा वायरस चुनना है ये तय कर सकते हैं। जी इमरान, तुम दोनों के कंधों पर दास शाह देश की किस्मत टिकी है। दास शाह फिर से लास्ट रैंक पर नहीं आ सकता। इस राउंड में तुम्हें जितना हो सके ज्यादा पॉइंट्स लेने ही होंगे। देश की किस्मत बचानी ही होगी, समझे? मैंने सिर हिलाया। समझ गया लीडर। तो हमारे फैमिली का क्या होगा? तुम बेफिक्र रहो, चाहे तुम वापस आओ या ना आओ, जब तक दास शाह देश है तुम्हारे फैमिली को अच्छी लाइफ मिलेगी, आगे भी कोई चिंता नहीं होगी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे मुद्दे पर आया। थैंक यू। तो हमें क्या एडवाइस देने हैं? स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट ने बताया जो वायरस होस्ट को इवॉल्व करने की पावर देते हैं वो ज़्यादा सर्वाइवल गारंटी देते हैं। हाई स्कोर लेना आसान हो जाता है, जैसे टी वायरस, जी वायरस, जोम्बी वायरस, लाइसोजेनिक वायरस, चोंकाओ वायरस, रेबिड वायरस, ब्लैक लाइट वायरस वगैरह। हम रिकमेंड करेंगे इनमें से चुनो। दूसरे एक्सपर्ट ने आगे जोड़ा, पर उस दुनिया में हाई मार्शल कल्टीवेशन सिस्टम है। ज़्यादा तेज एनर्जी वेव्स को हाई लेवल एक्सपर्ट्स भाप लेंगे, इसलिए छिपा रहना बहुत ज़रूरी है। सब मिलाकर हमारा सुझाव है 3 बेस्ट ऑप्शन है: ज़ॉम्बी वायरस, ब्लैक लाइट वायरस, रैबिड वायरस। मैंने सिलेक्शन बॉक्स ओपन किया, एक्सपर्ट्स के सुझाव पर इन तीनों वायरस की डिटेल्स ढूंढी। ज़ॉम्बी वायरस ब्लड से फैलता है, इन्फेक्टेड को सुपर स्ट्रेंथ, अमरता और रैंडम सुपर पावर मिलती है। स्टार्टिंग पावर सबसे तेज। ब्लैक लाइट वायरस खाकर इवॉल्व होने और शेप बदलने की पावर है। अपर लेवल वाला लोअर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। इवोल्यूशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रैबिड वायरस हवा में फैलता है, मशीन के साथ रिएक्ट करके इंसान को ऑर्क में बदल देता है। स्प्रेडिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्ग। तीनों वायरस में अगर स्प्रेडिंग पावर की बात करें तो हवा से फैलने वाला रैबिड वायरस टॉप है। अगर इवोल्यूशन पोटेंशियल की बात करें तो ब्लैक लाइट वायरस बेस्ट चॉइस है। पर अगर स्टार्टिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो जॉम्बी वायरस साफ तौर पर सबसे स्ट्रांग है। एक्सपर्ट्स ने ये 3 ऑप्शन देकर हर एंगल कवर कर दिया था। अब बस प्लेयर को तय करना था कि वो कौन सी राह चुनता है। जब तक मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा था तब तक जी इमरान भी अपने इमोशंस मैनेज करके रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी थी। ये फिंग, तुम कौन सा वायरस चुनोगे? मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा पूछा, तुम कौन सा चुनोगी? जी इमरान थोड़ा हिचकिचाई। मैं रैबिड वायरस चुनूंगी। रैबिड वायरस की स्प्रेडिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग है, बस मैं टिक गई तो हाई स्कोर लेना आसान होगा। अच्छा ऑप्शन है। मैंने सिर हिलाकर जी इमरान की चॉइस पर हामी भरी। एक्सपर्ट्स ने भी जी इमरान की चॉइस को सपोर्ट किया। जी इमरान ने चुपचाप रैबिड वायरस का होस्ट बनना सिलेक्ट कर लिया। साथ ही उसे ऑर्क में बदलने की एबिलिटी भी मिल गई। कोई सरप्राइज नहीं, कोई तैयारी नहीं। जी इमरान का ऑर्क फॉर्म था लोटस ऑर्क। वो उन्हीं टाइप की थी जो अकेली रहती हैं। यी फैंग, तो तुम कौन सा वायरस चुनोगे? ज्यादा पॉइंट्स के लिए दोनों को एक ही वायरस नहीं चुनना चाहिए, वरना गेम की दुनिया के लोकल्स को पकड़ में आने का चांस बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स के सवाल का मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, ठुड्डी पकड़कर सोच में डूब गया। एक्सपर्ट्स भी जानते थे कि ये फैसले की घड़ी है, हड़बड़ी में नहीं, ध्यान से लेना है, इसलिए उन्होंने जल्दी नहीं की। 1 मिनट बीत गया, काउंटडाउन में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। जी इमरान अपने ऑक फॉर्म में बदल चुकी थी, अपनी पावर समझ रही थी। उस लोटस ऑक फॉर्म को देखते हुए मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया कौन था। मैंने डेटाबेस में बेंगियो एंटी वायरस टाइप किया। सर्च रिजल्ट में उस वायरस की डिटेल्स आ गई।
बेंगू एंटीवायरस एक गेम से जन्मा कंप्यूटर वायरस है, इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। होस्ट पर जितना प्रेशर बढ़ता है, वायरस शरीर के अंदर उतनी तेजी से बढ़ता है और खत्म ही हो जाए तो अनलिमिटेड बार फिर से जिंदा हो सकता है। मास्क्ड एक्सेट की दुनिया में गॉड ऑफ एबिलिटी कहलाने वाले जीनस टैन लिडो इसी अनलिमिटेड रीबर्थ की खासियत की वजह से बार बार वापस आकर गड़बड़ करता था। स्प्रेडिंग पावर और स्टार्टिंग स्ट्रेंथ में ये रैबिड वायरस और ब्लैक लाइट वायरस के मुकाबले कमजोर था, पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बाकी सभी वायरस को पूरी तरह मात देता है। सबसे जरूरी बात, डेंगू एंटीवायरस नेटवर्क के जरिए फैलता है, छिपे रहने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इससे मुझे शुरुआती फेज आराम से पार करने का मौका मिल जाएगा। जी इमरान ने मुझे डेंगू एंटीवायरस की डिटेल्स देखते हुए पाया, थोड़ी घबरा गई। डेंगू एंटीवायरस, कंप्यूटर टाइप का वायरस, ये फैंग कहीं तुम इसे तो नहीं चुनोगे? कंप्यूटर वायरस तो पांडा बर्निंग इंसेंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर यही चुनना है तो पांडा बर्निंग इंसेंस ही चुन लो ना। मैं तो बस डेंगू एंटीवायरस की डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, तुम भी जरा ध्यान से देखो। डेंगू एंटीवायरस कोई नॉर्मल कंप्यूटर वायरस नहीं है, बल्कि ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकता है। पास आकर ध्यान से पढ़ने के बाद जी इमरान भी हैरान रह गई। अरे सच में इंसान को इन्फेक्ट करने वाला कंप्यूटर वायरस? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, वर्चुअल वायरस भला इंसान को कैसे इन्फेक्ट कर सकता है? ये तो साइंस के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। साइंस? तुम्हें ब्लैक लाइट वायरस और ज़ॉम्बी वायरस साइंटिफिक लगते हैं क्या? तुम मुझसे साइंस की बात कर रही हो, बड़ा मजेदार है। और चाहे ये इंसान को इन्फेक्ट करने वाला कंप्यूटर वायरस हो, फील तो कुछ खास नहीं है ना। वैसे गेम की दुनिया में नेटवर्क तो है, पर वहाँ की नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। कंप्यूटर वायरस तो आराम से क्लीन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये वायरस इन्फेक्टेड को खुद सुपर पावर देता भी नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अंदर बेंगवांटी नाम का एक मॉन्स्टर पैदा होगा। ये मॉन्स्टर तुम्हारी बात सुनेगा क्या? तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा क्या? वो तो बस तुम्हें खाकर तुम्हारी जगह लेकर कंप्लीट फॉर्म में इवॉल्व होना चाहेगा। अगर सेल्फ डिफेंस एबिलिटी नहीं होगी तो उस दुनिया में 3 दिन भी जिंदा नहीं बचोगे। यही तो सच है। बेंगवांटी वायरस डायरेक्टली इन्फेक्टेड को सुपर पावर नहीं देता, पर मैं एक दांव खेलना चाहता हूँ। माफ़ी मांगते हुए मैंने बिना किसी को सोचने का मौका दिए फैसला कर लिया, बेंगू एंटीवायरस चुन लिया। सबके रिएक्ट करने से पहले ही, ई फेंग तुम क्या कर रहे हो? तुमने बेंगू एंटीवायरस क्यों चुना? अगर सुपर पावर टाइप वायरस नहीं चुनोगे तो जैसे ही गेम की दुनिया में एंटर करोगे, वहाँ के लोकल्स तुम्हें आराम से बेंगू एंटीवायरस भले ही रेयर हो, इंसान को इन्फेक्ट करने वाला कंप्यूटर वायरस, पर इसमें कोई इवोल्यूशन पावर नहीं है। उन्हें बस थोड़ा टाइम दो, वो आसानी से इसके खिलाफ खास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लेंगे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा लॉन्ग देश पहले ही कई राउंड हार चुका है, अब और हार नहीं झेल सकते। ये फेंग, अपनी मर्जी से गड़बड़ मत करो। पर उस वक्त मैं किसी और की बात सुनने की हालत में नहीं था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ नया आ चुका था। मैंने ऐसा वायरस चुना जिसमें कोई सेल्फ डिफेंस पावर नहीं थी। ये देखकर जी येनरान तुरंत नाराज हुई, मेरे साथ जाना नहीं चाहती थी। पर हमारे पकड़े जाने का चांस कम करने के लिए और जितना हो सके ज़्यादा पॉइंट्स लेने के लिए हमें अलग अलग रास्ता लेना बेहतर होगा। गेम स्टार्ट होते ही सभी प्लेयर्स एक साथ एक ही गेम मैप में एंटर करेंगे। एक ही देश के प्लेयर्स एक ही जगह टेलीपोर्ट होना चुन सकते हैं, या अलग अलग जगह भी। पहले राउंड में गेम के मैकेनिज्म को अच्छे से न समझने की वजह से हर देश के प्लेयर्स सावधानी बरतते हुए ज़्यादातर एक ही टीम के साथ मिलकर काम करते थे। पर साथ रहने से पकड़े जाने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग जान बेहतर था। दूसरे राउंड में पहले राउंड के तजुर्बे से सीखकर सबको गेम की रूल्स और उस दुनिया के हालात की थोड़ी समझ आ गई थी। तो कई लोगों ने पकड़े जाने का चांस कम करने के लिए अलग अलग रास्ता लेकर अपना अपना काम करना चुना। तो जी येनरान का अलग रास्ता लेने का फैसला कुछ गलत नहीं था। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं दिखी। सच कहूं तो अगर जी येनरान ये नहीं कहती तो भी मैं खुद ये सुझाव देता, क्योंकि मैंने जो वायरस चुना है उसे थोड़ा टाइम चाहिए डेवलप होने के लिए। जी येनरान के साथ रहने से पकड़े जाने का चांस बहुत बढ़ जाता। ये मेरी प्लानिंग के हिसाब से सही नहीं था। ठीक है, तो अलग अलग रास्ता लेते हैं। इतनी आराम से मान गए, और क्या करूं? ठीक है, बस थोड़ा आराम कर लेते हैं अगली फाइट के लिए तैयार होने से पहले। इतना कहकर मैं बैठ गया, आंखें बंद करके शांति से अपनी हालत ठीक करने लगा। जी इमरान भी सोचने का मन नहीं बना पाई। आखिरी थोड़े वक्त में स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे लीडर और एक्सपर्ट्स के साथ आखिरी बातचीत कर ली। टाइमर खत्म हुआ। एक सफेद फ्लैश के साथ सभी प्लेयर्स गेम की दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए। मुझे बस इतना ही याद है, एक सफेद फ्लैश के साथ मैं खुद को एक साइबरपंक स्टाइल वाली सड़क पर पाया। सड़क के बीचों बीच ड्रोन चार्जिंग स्टेशन खड़े थे। आसमान में हमेशा 10 लाख से ज्यादा स्मार्ट ड्रोन का स्काई नेट डिफेंस सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा था। कोई भी असामान्य हरकत 3 सुपर कंप्यूटर्स की नज़र से बचकर नहीं जा सकती। चूंकि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था और मैंने कोई डेंजरस बिहेवियर भी नहीं दिखाया था, तो इन ड्रोन्स ने मुझे बस इग्नोर कर दिया। मैंने राहत की एक सांस ली, सिस्टम पैनल ओपन किया। प्लेयर ये फेंग, चुना गया वायरस बेंगू एंटीवायरस, अभी इन्फेक्टेड 0। स्पेशल एबिलिटी काइजा कार्ट्रिज बनाने की टेक्नोलॉजी, गेम ड्राइवर बनाने की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एक्सपर्टीज। सही में मेरा दांव सही निकला। बेंगू एंटीवायरस के साथ काइजा ड्राइवर और गेम कार्ट्रिज बनाने की टेक्नोलॉजी भी अटैच थी।
अकेले बेंगयू एंटीवायरस के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता, पर काइजा ड्राइवर और गेम कार्ट्रिज बनाने की टेक्नोलॉजी के साथ बात बिल्कुल अलग हो जाती है। सिर्फ ये दोनों टेक्नोलॉजी होने से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बनाया जा सकता है जिससे इंसान मास्क राइडर बन सके। डेंजरस जॉम्बी प्लेयर फॉर्म, गॉड ईटर फॉर्म, इनविंसिबल प्लेयर फॉर्म, क्रोनोस, ये सारे मास्क राइडर तो असल में बहुत स्ट्रांग हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में रखो तो भी ओवरपावर्ड ही माने जाएंगे। हाई मार्शल वर्ल्ड में तो एक तरह से एक तरफा नरसंहार ही कहलाएंगे। पिछले 2 राउंड्स में मैंने नोटिस किया था कि कुछ खास टाइप के वायरस चुनने वाले प्लेयर्स को वायरस के साथ साथ मैचिंग स्पेशल एबिलिटी भी अनलॉक होती है। जैसे पांडा बर्निंग इंसेंस जैसा कंप्यूटर वर्चुअल वायरस चुनने वाले प्लेयर को ऑटोमेटिकली। इसी खास बात को देखकर मैं ये दांव खेलना चाहता था, ये देखने के लिए कि बेंगियो एंटीवायरस चुनने से काइजा ड्राइवर और गेम कार्ट्रिज बनाने की टेक्नोलॉजी साथ में मिल पाती है या नहीं। और सच में मेरा दांव सही निकला। काइजा ड्राइवर बनाने की टेक्नोलॉजी होने से मैं खुद को मास्क राइडर में बदल सकता हूँ, इनविंसिबल फॉर्म की पावर पा सकता हूँ। डेंजरस 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 मेरी एक्साइटमेंट अभी थमी भी नहीं थी कि सामने अचानक एक पेट्रोलिंग ड्रोन का ग्रुप जमा होने लगा। इन ड्रोन्स ने इंफ्रारेड स्कैन से एक इनविजिबल स्टेट में छिपे एक मॉन्स्टर को एक्सपोज कर दिया। मैंने एक नज़र में पहचान लिया, वो तो सीएफ वाला बायो बेबी है। लगता है ये किसी ऐसे प्लेयर ने चुना है जिसने बायोगोस्ट वायरस डेंजर डिटेक्टेड। तुरंत खत्म करो, तुरंत खत्म करो। इनविजिबल स्टेट वाला वो प्लेयर समझ गया कि वो पड़ा गया, तुरंत भागने की कोशिश की। बायो बेबी में सुपर हाई एजिलिटी और मोबिलिटी होती है। ये प्लेयर सोच रहा था कि अपनी फुर्ती से मॉनिटरिंग ड्रोन्स को छका देगा, और उसे अंदाजा नहीं था कि इन मॉनिटरिंग ड्रोन्स की फाइटिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। दर्जनों ड्रोन्स ने एक साथ ब्लू लेजर फायर करके बायो बेबी वाले प्लेयर पर अटैक किया। 1 सेकंड के अंदर वो इंसान चूर चूर हो गया। और रास्ते के लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाते। कोई हैरानी नहीं होती, ऐसा तो हर दिन कई बार होता है। इसी दौरान गेम की दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यही सब कुछ हो रहा था। कुछ प्लेयर्स ने स्ट्रांग वायरस चुना था, पर वो छिपे रहने में कमजोर थे। गेम में एंटर करते ही कुछ करने का मौका मिलने से पहले ही पेट्रोल ड्रोन्स ने या रास्ते चलते हाई मार्शल एक्सपर्ट्स ने उन्हें पकड़ लिया। उनमें से ज्यादातर को पेट्रोल ड्रोन्स और हाई लेवल एक्सपर्ट्स ने वहीं मार डाला। सिर्फ बहुत कम बचे जो तुरंत नहीं मरे, पर वो एंडलेस चेज में फंस गए। किसी को इन्फेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। इस राउंड में 80% से ज्यादा प्लेयर्स ने स्ट्रांग पर छिपने में कमजोर सुपर पावर टाइप वायरस चुने थे। तो ये राउंड दशा देश का दूसरा प्लेयर जी एनरान की किस्मत खराब निकली, बहुत बुरी। उसकी लोकेशन के पास ही फियर लॉस्ट वायरस चुनने वाला एक और प्लेयर था। वो भी एक टैलेंटेड बंदा था। उसने सोचा कि फियर लॉस्ट वायरस से पूरे शहर के ड्रोन सिस्टम को डायरेक्ट इन्फेक्ट और कंट्रोल कर लेगा, फिर मनमानी करेगा। फियर लॉस्ट वायरस गेम वॉर फ्रॉस्ट से है। ये इंसान, मशीन, यहाँ तक कि एआई को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये स्पेशल वायरस है। गेम की सेटिंग के हिसाब से ये बहुत ही ओवरपावर्ड और स्ट्रांग वायरस है। पर यह बंदा अपने इरादे थोड़ा भी दिखा पाया, कुछ एक्शन ले पाता, इससे पहले ही रास्ते चलते लोगों ने उसे देख लिया। उनमें से एक हाई मार्शल एक्सपर्ट था। उसने एक ही अटैक में उसे खत्म कर दिया। आसपास के लोगों ने देखा, अरे यहाँ एक और है। कुछ और एक्सपर्ट्स भी जुट गए, साथ में जी यनरान को भी मार गिराया। द शाह के व्यूअर्स ने देखा जी यनरान इतनी जल्दी मर गई, सब हैरान रह गए। अरे यार ऐसे कैसे? बहन जी, वो तो तुम्हारे साथ नहीं था। तुम क्यों डरी हुई थी? खुद अपनी आइडेंटिटी क्यों एक्सपोज की? तुम्हें क्या हो गया था? ऐसे देखा जाए तो ये फेंग की चॉइस सही निकली। उसने ऐसा वायरस चुना जो आराम से पकड़ में ही आता, बहुत ज्यादा छिपा रह सकता है। इस राउंड की फाइट बहुत खतरनाक थी। बॉडीज का ढेर लगने का चांस बहुत ज्यादा था। इस हिसाब से अगर ये फेंग बस एक ही इंसान को इन्फेक्ट कर पाए तो उसका स्कोर और रैंकिंग काफी अच्छी होगी। दूसरे देशों में भी लकी लोग थे। एक जॉम्बी वायरस वाला प्लेयर एक बंजर सुनसान इलाके में उतरा, वहां बेफिक्र होकर बढ़ सकता था। एक और था जिसने ऑर्क आर्मी वायरस चुना। वो एक जंगल में उतरा, अपनी म्यूटेटेड ऑर्क आर्मी डेवलप करने की सोच रहा था। उसका पोटेंशियल भी काफी अच्छा था। यार एक तो बाकी सब भी क्या खेलेंगे, ये जितने भी क्रिएचर हैं आज इन्हें सिखाऊंगा प्रिंटर सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। ड्रोन्स की नज़र इंडोर तक नहीं पहुंचती। इस फायदे का इस्तेमाल करते हुए मैंने सीधे 3D प्रिंटर से खुद प्लेयर ड्राइवर बना डाला, साथ में ओरिजिनल माइटी एक्शन कार्ट्रिज भी बना दिया। साथ ही मुझे इस दुनिया की गेम डेटा के काम करने के तरीके की भी समझ आ गई। बेंगियो आंटी वायरस गेम डेटा खाकर उसे बदल सकता है। एक्सेट सीरीज के मास्क्ड राइडर भी ऐसे ही काम करते हैं। नॉर्मल लेवल 1 से 99 तक होता है। लेवल जितना ज़्यादा, फाइटिंग पावर उतनी ज़्यादा। भले ही बेंगियो आंटी वायरस चुनने से मुझे ड्राइवर और कार्ट्रिज बनाने की एबिलिटी मिली, पर फिलहाल यह सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 तक ही सीमित थी। हायर लेवल कार्ट्रिज के लिए आगे और डेवलप करना बाकी था। द शाह के व्यूअर्स मेरे प्रिंट किए हुए ऑब्जेक्ट देखकर हैरान थे। ये क्या चीज़ है? टॉय जैसा दिख रहा है। इतने टेंस मोमेंट में ये फेंग वायरस फैलाने की बजाय ये सब क्यों बना रहा है? मेरे प्लेयर ड्राइवर और गेम कार्ट्रिज प्रिंट करने की हरकत ने इस दुनिया के नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ध्यान खींच लिया। 3D प्रिंटर से राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज और प्लेयर ड्राइवर प्रिंट करने के लिए
मुझे पहले उससे जुड़ा डेटा कंप्यूटर पर अपलोड करना पड़ा, जबकि प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज का डेटा इस दुनिया में पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी मैंने बिना किसी वजह ही इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ बना दी जो पहले कभी थी ही नहीं। जाहिर है, ये बड़े डेटा एनालिसिस से बच नहीं, इसलिए एक इन्फोर्समेंट टीम पूछताछ के लिए भेजी गई। जब तक सिटी इन्फोर्समेंट ब्यूरो के लोग धीरे धीरे लाइब्रेरी पहुंचे, मैं तब तक अपना प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज ले चुका था। यूनिफॉर्म पहने सिटी इन्फोर्समेंट ब्यूरो के लोगों को देखकर मुझे लगा अब यहाँ से निकलना चाहिए। इस दुनिया में मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं पूरी तरह से इलीगल हूँ। अगर वो चेक करें तो पकड़ में आ जाऊंगा, फिर तो मरना पक्का है। जाने से पहले मैं ये नहीं भूला कि डेंगू एंटीवायरस को इस दुनिया के नेटवर्क पर फैलाना है। एनफोर्समेंट टीम ने मेरी घबराई हुई मूवमेंट देखी, दूर से ही आवाज लगाई, अरे लड़के तुम क्या कर रहे हो? अरे बस कंप्यूटर चला रहा हूँ, ये तो कोई क्राइम नहीं है ना? गशात, आई एम अ कामे राइडर। एनिमेशन जैसा ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट खत्म होने के बाद मैं मास्टर राइडर गेमुगेनम माइटी एक्शन प्लेयर लेवल 1 फॉर्म में बदल गया। पावर 7.7 टन, स्ट्रेंथ 11.5 टन। ये बेसिक स्टैट्स इस हाई टेक और हाई मार्शल दोनों वाली दुनिया में बहुत स्ट्रांग तो नहीं कहलाएंगे, पर बहुत कमजोर भी नहीं। फिलहाल अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए काफी था। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे अचानक ट्रांसफॉर्म होते देख सिटी एनफोर्समेंट टीम फौरन फाइटिंग मोड में आ गई। अपने स्टैंडर्ड इश्यू वेपन निकाल लिए। इस दुनिया का कल्टीवेशन सिस्टम 1 से 9 लेवल में डिवाइड है। नॉर्मल फील्ड एजेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 तक होते हैं। फाइटिंग पावर लिमिटेड होती है, शायद इसलिए क्योंकि ये लाइब्रेरी है पढ़े लिखे कल्चर्ड लोगों की जगह, इसलिए यहाँ हाई लेवल एक्सपर्ट्स नहीं होते। एनफोर्समेंट टीम को देखकर मुझे तुम लोगों से लड़ना नहीं है, सॉरी, वेस्ट ऑफ टाइम। सबको हैरान करते हुए मैंने कोई ताकत नहीं दिखाई। इन एनफोर्समेंट टीम वालों से उलझने का इरादा भी नहीं था। उल्टा कंप्यूटर उठाकर पलट कर भागा, बिना जरा भी झिझक के। मेरी अभी की स्ट्रेंथ से ज़्यादा लेवल 3 वाली इस एनफोर्समेंट टीम को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनसे लड़ने में मेरा टाइम वेस्ट होता, कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आसपास के हाई लेवल एक्सपर्ट्स भी खींच आए तो मुसीबत और बड़ी हो जाती। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेसिक फॉर्म वाले मास्क राइडर गेमों के भरोसे पूरी हाई मार्शल दुनिया से अकेला लड़ सकता हूँ, जब तक गॉड मैक्सिम गेमर मुतेकी गेमर जैसे कार्ट्रिज नहीं बना लेता। मैंने कई तेज शीशे की दीवारें तोड़ते हुए लाइब्रेरी से बाहर भागा। जमीन पर नहीं दौड़ सकता था। आसमान में हर जगह मॉनिटरिंग ड्रोन्स उड़ रहे थे। मेरी हरकतें पूरी तरह उनकी नज़र में आ जाती। अंडरग्राउंड जाना बेहतर था, जहाँ ड्रोन्स नहीं पहुंच सकते। मैंने दूर एक सीवर देखा, तेजी से भागा, एक हाथ से मैनहोल कवर उठा लिया। पीछा कर रहे एनफोर्समेंट अफसर की तरफ मैंने 10 किलो का वो मैनहोल कवर फ्रिस्बी की तरफ फेंका। तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। सबसे आगे भाग रहे अफसर को अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। बचने का टाइम ही नहीं मिला, सीधा झेलना पड़ा। 10 किलो का सीवर कवर, साथ में मेरी लगभग 8 टन की ताकत। इस अटैक की पावर बहुत ही जबरदस्त थी। बाकी लोग बदबू सूंघकर पीछे हट गए। चलो पीछा करें। मेरी ये यूनिफॉर्म अभी 2 दिन पहले ही मिली है, अभी नहीं है। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मैं तो लड़की हूँ, नीचे बहुत गंदा और बदबूदार है, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों ना हम 2 ड्रोन नीचे भेजें, देखते हैं वो लड़का किस तरफ गया। अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सीधे नीचे उड़ा ही दें। पागल हो गए हो क्या? ये तो पूरे शहर से कनेक्टेड सीवर सिस्टम है, अंदर पूरी गैस भरी है। अगर धमाका हुआ तो पूरा शहर उड़ जाएगा। तो फिर छोड़ो। एक अफसर ने अपना फोन निकाला। थोड़ी देर टाइप करने के बाद 2 ड्रोन भेज दिए, जो सीवर पाइप से अलग अलग दिशाओं में तेजी से मेरे पीछे भागने लगे। दाशा के व्यूअर्स सोच रहे थे मैं अब गया, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं आखिरी वक्त में भी रास्ता निकाल लूंगा। वाह, ये फिंग गजब है। अभी अभी उसने डेंगू एंटीवायरस नेटवर्क पर अपलोड किया है, पता नहीं आगे कितने लोगों तक फैलेगा। फिलहाल पहले राउंड के एलिमिनेशन के बाद 100 से कम प्लेयर्स बचे थे। ये फिंग को बस बिना मरे थोड़े से लोगों को इन्फेक्ट करना है, टॉप 100 में आ जाएगा, पनिशमेंट से बच जाएगा। इस राउंड में हमारा 10 शाह तो पक्का सेफ है। अगर वो थोड़ा और टिक गया, कुछ और लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, तो शायद रिवॉर्ड भी मिल जाए। जो टीम मेरा पीछा कर रही थी उसने अपने चीफ को खबर दी कि पीछा फेल हो गया। तुम लोग खाते पीते क्या हो? एक सस्पेक्ट को अपनी आंखों के सामने से भागने दिया। अब से चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करो, जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़ो। अगर नहीं पकड़ पाए तो सबकी नौकरी चली जाएगी, समझे? और हाँ, उस लड़के के जो सामान से जुड़े डेटा हैं वो ढूंढकर मुझे भेजो। जो चीज़ इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे रिसर्च करनी है। उसके साथियों ने प्लेयर ड्राइवर और ओरिजिनल माइटी एक्शन प्लेयर कार्ट्रिज बनाने की टेक्नोलॉजी उसे भेज दी। लॉन्ग शियाओतियान ने भेजे डेटा के हिसाब से 1:1 3D प्रिंट किया प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज। उस पल लॉन्ग शियाओतियान को मरते दम तक अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला खुद उसे और इस पूरी दुनिया को कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। मेरी तरफ बदबू और बेइज्जती झेलते हुए मैं सीवर पाइप में तेजी से भागता जा रहा था। भागते भागते मैंने मौका देखकर एक तेज मोड़ लिया, हाई स्पीड फ्लाइंग ड्रोन को मेरे पास आने दिया, फिर तेजी से हवा में उल्टा लटककर सीवर की तंग जगह में। ड्रोन के पास मेरे अटैक से बचने की कोई जगह नहीं थी। मेरी 10 टन की ताकत वाली किक से वो ड्रोन एक झटके में तोड़ मरोड़कर मलबा बन गया। मेरा पीछा करने वाली एनफोर्समेंट टीम को अपना ड्रोन खोकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने और भी ज्यादा ड्रोन्स भेज दिए शहर के सीवर के हर पॉइंट पर मेरी लोकेशन ट्रैक करने के लिए।
साथ ही एक वांटेड नोटिस जारी की। शहर के हाई मार्शल एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट की मुझे पकड़ने में मदद करे। जो भी एनफोर्समेंट टीम की मदद करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। मैं सीवर पाइप में लगातार भागता रहा। बीच बीच में सीवर पाइप ज़मीन की जितनी वैरायटी नहीं देता, रास्ता एक जैसा, कोई चेंज नहीं। और अभी मुझे अपनी सही लोकेशन का पता नहीं था। अगले कदम की प्लानिंग करना मुश्किल हो रहा था। अभी के लिए सबसे ज़रूरी था जल्दी से ज़मीन पर वापस आना। एक फेम देकर सोचते ही मैंने कर दिया। एक जंप के साथ मैंने मैनहोल कवर तोड़ा, सड़क पर आ गया। साथ में उछलती हुई ढेर सारी बदबूदार चीज़ें भी। आसपास के लोग हैरान रह गए। गाली देते देते बचने की कोशिश करते रहे। मजाक नहीं, अगर इतनी बदबूदार चीज़ चिपक जाए तो पता नहीं कितनी बार नहाना पड़ेगा। बाकी लोगों के रिएक्ट करने से पहले मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। एक लोकेशन तय की, तेज़ी से भागा। मेरा टारगेट क्लियर था, शहर का सबसे गरीब, सबसे गंदा, सबसे। वार्निंग वार्निंग वार्निंग, तुरंत रुक जाओ, सिर पकड़कर बैठ जाओ वरना हम अटैक शुरू करेंगे। मैंने वार्निंग को इग्नोर किया, पूरी ताकत से पार्कर की तरह भागता रहा। मुझे न सुनते देख ड्रोन्स ने मुझ पर लेजर अटैक शुरू किया। अच्छी बात यह थी कि मास्टर राइडर गेमू का लेवल 1 माइटी एक्शन प्लेयर फॉर्म बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मैंने रास्ते में हाई डिफिकल्टी पार्कर मूव्स और फुर्तीली बॉडी दिखाते हुए ड्रोन्स के लेजर अटैक को आराम से डॉज कर लिया। साथ ही रास्ते पर आम लोग भी थे, इसलिए ड्रोन्स रैंडम अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ लिमिटेशन थी। आखिरकार मैं पीछा छुड़ाकर सीधा जुरोंग सिटाडेल में घुस गया। जुरोंग सिटाडेल का टेरेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिल्डिंग्स बहुत घनी, रास्ते बहुत तंग। ड्रोन्स की मूवमेंट यहाँ लिमिटेड हो गई। क्या वो जुरोंग सिटाडेल में भाग गया और पकड़ में नहीं आया? लॉन्ग शियाओतियान बहुत गुस्से में था। बर्बाद, तुम लोगों ने एक लो लेवल कल्टीवेटर को अपनी आंखों के सामने से भागने दिया? तुम लोग खाते पीते क्या हो? सब बेकार हो। तुरंत लोगों को इकट्ठा करो, झोरोंग सिटाडेल में घुसो, चाहे धरती 3 फुट खोदनी पड़े। उस लड़के को पकड़कर लाओ, चाहे मरा हो या जिंदा, समझे? कोई चारा नहीं है। ड्रोन्स झोरोंग सिटाडेल के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे, तो लॉन्ग शियाओतियान को अपनी एनफोर्समेंट टीम को खुद अंदर जाकर पकड़ने भेजना पड़ा। ठीक इसी वक्त 3D प्रिंटर ने प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज प्रिंट कर लिए थे। लॉन्ग शियाओतियान ने अपना फ़ोन नीचे रखा, इन दोनों टॉय जैसी चीज़ों को उठाकर देखने लगा। भेजे गए वीडियो डेटा को देखकर उसने मेरी वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट तो खत्म हो गई, पर उसकी हालत ठीक नहीं हुई। तेज दर्द में आखिरकार लॉन्ग शियाओतियान बेहोश हो गया। जल्दी जल्दी इमरजेंसी सेंटर ले जाओ, चीफ को कुछ हो गया। कुछ एनफोर्समेंट अफसर लॉन्ग शियाओतियान को फ्लाइंग व्हीकल में उठाकर सिटी मेडिकल सेंटर ले गए। जिस प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज ने लॉन्ग शियाओतियान को इतना दर्द दिया था, उन्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो चुपचाप लॉन्ग शियाओतियान के ऑफिस में पड़े थे। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। एक बार प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज की टेक्नोलॉजी नेटवर्क पर अपलोड हो जाती, तो इस दुनिया के लोग भी इसे बनाना सीख जाते। इस बारे में मुझे पहले ही अंदाजा था, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज किसी को भी भले ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पर ट्रांसफॉर्म करते वक्त बहुत ज़्यादा बेंगयू एंटी वायरस से इन्फेक्ट भी हो जाते हैं और खा लिए जाते हैं, जैसे अभी लॉन्ग शियाओतियान के साथ हुआ। ठीक जब लॉन्ग शियाओतियान प्लेयर ड्राइवर से ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उसी वक्त अभी भी जान बचाकर भाग रहे मुझे नोटिफिकेशन ली। बेंगयू एंटीवायरस ने एक इंसान को इन्फेक्ट किया। करंट इन्फेक्टेड, एक इन्फेक्टेड मिल गया। अरे वाह, इतनी जल्दी! मुझे तो अभी बेंगयू एंटीवायरस अपलोड किए 1 घंटा भी नहीं हुआ था, पहला इन्फेक्टेड मिल गया। इतनी तेजी पर तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। और अभी के सिचुएशन में मुझे इससे खुश होने का टाइम नहीं था, क्योंकि झुरोंग सिटाडेल में घुसने की मेरी हरकत बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली थी। साथ में मेरे पूरे शरीर से आती बदबू की वजह से लोकल्स ने मुझे नोटिस कर लिया था। मुझे खुद भी अपनी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने ढूंढा इस शहर के टेरेन के बारे में जानकारी। मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम डॉन सिटी है। इस दुनिया में बचे बस 3 शहरों में से एक। इस दुनिया पर और के इन्वेजन की वजह से पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। सिविलाइजेशन जिंदा रखने के लिए बचे लोग एक साथ रहने के लिए मजबूर हो गए। बड़े हिस्से की ज़मीन उन ऑक्स के लिए छोड़ दी। बस 3 शहर बचे हैं जो किसी तरह जिंदा है। जो एरिया ऑक्स ने कब्जा किया है उसे डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इंसान एक बार उन एरिया में कदम रख दे तो मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ बहुत कम हाई लेवल कल्टिवेटर्स ही डेथ जोन से वापस आ सकते हैं। तीनों शहर आपस में टेलीपोर्ट गेट से कनेक्टेड हैं, पर टेलीपोर्ट गेट बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। सिर्फ बहुत हाई पावर वाले बड़े लोग ही टेलीपोर्ट गेट से दूसरे शहर जा पाते हैं। ज़्यादातर मिडिल और लोअर क्लास लोग पूरी लाइफ एक ही शहर में फंसे रहते हैं, कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। मैं अभी जिस झुरोंग सिटाडेल में हूँ, वो डॉन सिटी के सबसे साउथ, सबसे गरीब एरिया में है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे जाओ तो डॉन सिटी और डेथ जोन की बॉर्डर है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर से ब्लॉक की हुई। मैं अभी फिलहाल इस दुनिया के हाई लेवल कल्टिवेटर्स से क्लैश अवॉइड करना चाहता हूँ। मॉन्स्टर्स भी कई लेवल्स में डिवाइड हैं, 1 से 9 तक, इंसानों के कल्टीवेशन सिस्टम जैसा ही। नॉर्मली हाई लेवल मॉन्स्टर्स इंसानों के शहर के आसपास नहीं मंडराते, क्योंकि हाई लेवल मॉन्स्टर्स के पास इंटेलिजेंस होती है, वो खतरे से बचना जानते हैं। इंसान के शहर के बहुत करीब जाने से इंसानों के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स द्वारा शिकार होने का खतरा होता है, बहुत रिस्की है। मॉन्स्टर्स भले ही तबाही लाने वाले जीव हैं,
पर उनके अंदर मौजूद बीस्ट एसेंस में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है। हाई मार्शल कल्टीवेटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा टॉनिक है जिससे तेज़ी से कल्टीवेशन बढ़ाई जा सकती है। इसलिए अक्सर हाई लेवल कल्टीवेटर्स शहर के आसपास के मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। वक्त के साथ हाई लेवल मॉन्स्टर्स भी इंसानों के शहर के पास जाना पसंद नहीं करते। इंसानों के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स से टक्कर लेने से डरते हैं। इंसान की जान जान है, मॉन्स्टर की जान भी जान है। जितनी हाई कल्टीवेशन उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस वाले मॉन्स्टर उतना ही अपनी जान की कद्र करते हैं। जब तक मैं खुद कुछ बेवकूफ़ी न करूं और डेथ जोन में गहरे न जाऊं, तब तक डेथ जोन में मेरा सेफ्टी फैक्टर डॉन सिटी के अंदर रहने से कहीं ज़्यादा है। भाई, ये वांटेड नोटिस पर जो बंदा है वो तुम हो। मैंने स्क्रीन में देखा, दो फोटोज़ थी, एक ट्रांसफॉर्म होने से पहले वाली मेरी, एक ट्रांसफॉर्म होने के बाद वाली मेरी। हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या हुआ? मैंने चुपके से अलर्ट होकर फाइट के लिए तैयार हो गया। देख लो, वांटेड नोटिस पर लिखा है, रिपोर्ट करने पर 50,000, पकड़वाने पर 2 लाख। हम बीच वाले को हटा देते हैं, हमें डायरेक्ट 15 लाख दो, हम दोनों वहीं छोड़ देंगे। अगर ना बोला तो हम भाई भाई टीएन कान दी क्वे की असली ताकत झेलने के लिए तैयार हो जाओ। टीएन कान दी क्वे। मैंने दोनों को देखा, दोनों में कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं था, न ही कोई डिसेबिलिटी। फिर ये नाम क्यों रखा? सॉरी, ये नाम इसलिए रखा क्योंकि हम दोनों भाई लोगों को अपाहिज बनाना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि हम खुद अपाहिज हैं। अच्छा, समझा। ये दोनों भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर असल में इनकी कल्टीवेशन बस लेवल 2 थी। बहुत लो। आमतौर पर सिर्फ आम लोगों को धमकाते होंगे, कोई असली दम नहीं था इनके पास। 10 टन की किक से ये दोनों बच पाएंगे या नहीं, ये भी पक्का नहीं था। बाकी लोगों के रिएक्ट करने से पहले मैंने भागना जारी रखा। रेजिडेंशियल एरिया से तेजी से गुजरते हुए मैंने एक घर में 3D प्रिंटर देखा, रुककर उठा लिया। आगे मुझे और स्ट्रॉन्ग राइडर कार्ट्रिज बनाने के लिए 3D प्रिंटर चाहिए ही था। इसी दौरान ढेर सारे एनफोर्समेंट टीम के लोग भी झुलॉन्ग सिटाडेल में घुसे, जोर शोर से मेरी तलाशी की। मेरी हरकतें बहुत नोटिस करने वाली थीं। मैंने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की थी। एनफोर्समेंट टीम को तुरंत मेरी दिशा का पता चल गया। मेरे आगे बढ़ने की दिशा से वो समझ गए मैं क्या सोच रहा हूँ। बुरा हुआ, ये लड़का शायद झुलॉन्ग सिटाडेल पार करके डेथ जोन जाना चाहता है, पीछा करने से बचने के लिए। नहीं, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। डॉन सिटी में इतनी हरकत करके अब आराम से एनफोर्समेंट टीम पागलों की तरह मेरा पीछा करने लगी। मैं भागता रहा, आखिरकार भीड़ भाड़ वाले झुलॉन्ग सिटाडेल से बाहर निकल गया। पर आगे मेरा इंतजार कर रहे थे 2 एनफोर्समेंट अफसर, फ्लाइंग स्केटबोर्ड पर, इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड लिए हुए। मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, मैं इस दुनिया के कल्टीवेटर्स की एग्जैक्ट पावर सही से भाप नहीं सकता, पर अभी की हालत में मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था। मुझे बस हिम्मत करके आगे भागना था। दोनों फ्लाइंग स्केटबोर्ड पर, एक आगे एक पीछे, मेरी तरफ अटैक करते हुए बढ़े। चमकते इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड से तेज करंट की आवाज़ें निकल रही थी। मैं घुटनों के बल गिरा, पीछे झुकते हुए एक स्लाइड करके बड़ी मुश्किल से दोनों के अटैक से बचा भी था। ज़रूर होना है, बाकी प्लेयर्स की तरह आखिरकार बहुत सारे ड्रोन्स और पीछा कर रहे लो लेवल कल्टीवेटर्स से मारा जाएगा। यही इस दुनिया की खतरनाक बात है। जब तक कोई शुरुआत से ही तबाही मचाने वाली फाइटिंग पावर लेकर ना आए जो सब कुछ पलट सके, वरना सामने ढेर सारे ड्रोन्स और लो लेवल कल्टीवेटर्स की भीड़ ही किसी भी प्लेयर को दबा देगी। मैंने दांत भींचे, अचानक पलटकर एक ड्रोन को सहारा बनाकर छलांग लगाई, एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड वाले सिटी एनफोर्समेंट अफसर की तरफ। सामने वाला हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि भाग रहा मैं उल्टा उस पर अटैक करने की हिम्मत करूंगा। जब तक वो रिएक्ट करता, मैं पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। मैं भागते हुए आगे बढ़ा। फ्लाइंग स्केटबोर्ड चलाने के लिए एक खास स्किल चाहिए। बिना ट्रेनिंग के इंसान इसे आराम से नहीं चला सकता, आसानी से गिर जाता है। पर मैंने अपनी ताकत के दम पर उसे कसकर पकड़ लिया, खुद को गिरने नहीं दिया। और चूंकि मैं फ्लाइंग स्केटबोर्ड को नॉर्मल तरीके से नहीं चला रहा था, इसलिए मेरा फ्लाइट पाथ बहुत अजीब और अनप्रेडिक्टेबल हो गया। ड्रोन्स के अटैक बिल्कुल मुझे टच भी नहीं कर पाए। कुछ किलोमीटर की दूरी फ्लाइंग स्केटबोर्ड की सुपर स्पीड से पलक झपकते पार हो गई। जैसे ही मैं मंजिल के करीब पहुंचा, शहर की बैरियर सामने दिखने लगी। तभी एक तलवार की रोशनी आसमान चीरती हुई आई, रुक गई। एक बंदा तलवार पर सवार होकर, एनफोर्समेंट टीम की यूनिफॉर्म पहने, रास्ता रोक खड़ा हो गया। सिर्फ उसका स्टाइल देखकर ही पता चल रहा था, ली छिंगफिंग यहाँ है। किसकी हिम्मत है यहाँ मनमानी करने की? ली छिंगफिंग की आवाज के साथ एक बहुत तेज प्रेशर फैला, इतना कि मुझे भी थोड़ा दबाव महसूस हुआ। पर अभी मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पिछले प्लेयर्स के तजुर्बे के हिसाब से एक बार सिटी एनफोर्समेंट ब्यूरो के हाथ लगे तो मौत ही पक्की है, और वो भी आसानी से नहीं। एनफोर्समेंट टीम मार मार कर मौत के घाट उतार देगी। मुझे बस एक ही मौका लेना था। मैंने एक हाथ से फ्लाइंग स्केटबोर्ड पकड़े रखा, आगे बढ़ता रहा। दूसरा हाथ कमर पर लगे प्लेयर ड्राइवर पर रखा, फॉर्म चेंज करने के लिए तैयार। मास्क राइडर के ट्रांसफॉर्म या फॉर्म चेंज करते वक्त एक पल का इनविंसिबिलिटी टाइम होता है, जिससे ट्रांसफॉर्म करने वाला सेफली ट्रांसफॉर्म कर सके। अगर इस एक पल के इनविंसिबिलिटी टाइम का सही इस्तेमाल किया जाए तो सामने वाले स्ट्रॉन्ग अटैक को भी झेला जा सकता है। कई मास्क राइडर्स शो ऑफ करते वक्त इसी का फायदा उठाते हैं।
असल में तो कोई सच्ची इनविंसिबिलिटी नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म या फॉर्म चेंज के उस पल में एक बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है जो ट्रांसफॉर्म करने वाले को अपनी नॉर्मल लिमिट से बाहर के अटैक भी झेलने में मदद करती है। ये बस एक फेक इनविंसिबिलिटी है, असली नहीं। अगर दुश्मन का अटैक ट्रांसफॉर्म से पैदा हुई एनर्जी से ज़्यादा हो तो भी नुकसान पहुंच सकता है ट्रांसफॉर्म के दौरान भी। मैंने अपनी सारी उम्मीद इसी ट्रांसफॉर्मेशन इनविंसिबिलिटी रूल पर लगा दी। मेरे हिसाब से अगर सामने वाले की ताकत मुझसे डबल से ज़्यादा नहीं है तो ये रूल मुझे उसका अटैक झेलने में मदद करेगा। मुझसे लड़ना चाहते हो लड़का, मरना चाहते हो। ली छिंगफेंग मुझे अभी भी रेजिस्ट करता देख बात करने का भी मन नहीं बना पाया। पीठ से एक लंबी तलवार निकाली, सिर के ऊपर उठाई, अपना किलर मूव तैयार करने लगी। शुएंतियान झानलिंगजियान हेवनली स्लैशिंग स्वॉर्ड। ली छिंगफेंग के हाथ की तलवार 10 मीटर लंबी हरी नीली तलवार बदल गई, मेरी तरफ गिरने लगी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड एनर्जी जिससे धरती आसमान चीर देगी। पीछे से पीछा कर रहे एनफोर्समेंट अफसर ली छिंगफेंग को देखकर और वो ड्रोन्स भी हैरान होकर रुक गए। मैंने गिरती हुई विशाल तलवार को देखा, दिल में डर के साथ साथ टाइमिंग भी नाप रहा था। जैसे ही तलवार की धार मुझसे टकराने ही वाली थी, मैंने तुरंत प्लेयर ड्राइवर का लीवर घुमाया, लेवल अप किया। माइटी जंप, माइटी किक, माइटी एक्शन एक्स। एक रंग बिरंगा एनिमेशन जैसा ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट निकला जिसने ली छिंगफेंग की शुएंतियान झानलिंगजियान को छिन्न भिन्न कर दिया। ये क्या चीज है? ली छिनफिंग ने देखा अपना किलर मूव एक अजीब सी एनिमेशन से टूट गया, गाली दी। ये क्या हो रहा है? इतने साल जीते हुए उसने कभी ऐसा हास्यास्पद तमाशा नहीं देखा था। मेरी बॉडी से वो सफ़ेद हैवी आर्मर उतर गई, पूरा शरीर काला बैंगनी रंग का हो गया। मास्क राइडर गेमो प्लेयर लेवल 2 फॉर्म में बदल गया, मूवमेंट भी बदल गई। हैवी आर्मर वाली लेवल 1 फॉर्म के मुकाबले लेवल 2 फॉर्म के सारे स्टैट्स थोड़े कम हो गए। पावर 5.7 टन, फोर्स 10.2 टन, पर हैवी आर्मर से आज़ाद होने की वजह से स्पीड और एजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सच में मेरा दाव सही निकला। ली छिनफिंग के हैरान होने का फ़ायदा उठाकर मैं फ्लाइंग स्केटबोर्ड के साथ उसके पास से निकलकर बैरियर पार करके डेथ जोन में एंटर कर गया। ये प्रोटेक्टिव बैरियर बाहर से अंदर नहीं आने देता, अंदर से बाहर जाने से नहीं रोकता। अंदर के लोग बाहर आराम से जा सकते हैं, बाहर के मॉन्स्टर्स। ली चीफ, अब क्या करें? वो बंदा भाग गया। यकीन नहीं होता कि वो हरामी तुम्हारी शुएंतियान झानलिंगजियान झेल गया। लगता है उसकी कल्टीवेशन कम से कम लेवल 6 है। वो एक स्ट्रॉन्ग हाई लेवल एक्सपर्ट है। क्या हम अभी भी पीछा करें? पीछा करके क्या करोगे? बाहर तो डेथ जोन है, जो भी बाहर जाएगा उसकी जान का खतरा है। वो तो मरा हुआ ही समझो, हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। ली चीफ, आपको क्या हुआ? उसी तरह डिप्टी चीफ होने के बावजूद ली छिंगफेंग और लॉन्ग शियाओतियान की कल्टीवेशन लगभग बराबर थी। दोनों 5 लेवल पीक पर थे, फुल पावर से 6 लेवल कल्टीवेटर जैसा अटैक कर सकते थे। अभी मैंने आराम से ली छिनफेंग की शुएंतियान झानलिंगजियान झेली। ये देखकर कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद मेरी कल्टीवेशन 6 लेवल है। अगर उन्हें पता चलता कि असल में मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, कोई कल्टीवेशन ही नहीं है, तो शायद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ली छिंगफेंग ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पलटकर डेथ जोन में घुसते मुझे देखता रहा। फिर मत मिलना मुझे, वरना। चीफ का किलर मूव ट्रांसफॉर्मेशन इनविंसिबिलिटी से ब्लॉक गजब खेल गया। ब्लू स्टार के दशा के व्यूअर्स मेरे भागने पर जश्न मना रहे थे। भले ही डेथ जोन भी बहुत खतरनाक है, पर पहले के एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लेयर्स डेथ जोन में शहर के अंदर से ज्यादा टिक पाते हैं। अगर मेरी किस्मत ज्यादा खराब न हुई तो कम से कम कुछ दिन तो डेथ जोन में जिंदा रह सकता हूँ। अभी की स्थिति के हिसाब से ये फेंग अगर कोई बेवकूफ़ी न करे, डेथ जोन में ज्यादा गहरे न जाए, कुछ भी उल्टा सीधा न खाए, तो कम से कम 4-5 दिन तक जिंदा रह सकता है, भूख से मरने तक। भले ही भूख से मरना क्रूर सा लगता है, पर इससे कम से कम थोड़ा ज़्यादा टाइम तो मिल जाएगा। सिटी मेडिकल सेंटर में लॉन्ग शियाओतियान को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। समझ आया? बेंगू एंटी वायरस इन्फेक्टेड को बॉडी वीक करता है, स्पिरिट डाउन करता है, इम्यूनिटी घटाता है। अभी लॉन्ग शियाओतियान के अंदर वो पुराना जोश बिल्कुल नहीं बचा था। पूरा इंसान बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर लॉन्ग शियाओतियान पूरी तरह चौंक गया। डॉक्टर, आपका मतलब है मुझे कोई स्पेशल वायरस हुआ है? यही कह सकते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। लॉन्ग शियाओतियान को ये रियलिटी मानना मुश्किल था। गुस्से से डॉक्टर की बात का विरोध किया। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं तो 5 लेवल पीक कल्टीवेटर हूँ, कौन सा वायरस मुझे इन्फेक्ट कर सकता है? मजाक कर रहे हो? 5 लेवल कल्टीवेटर थ्योरेटिकली ज़्यादातर वायरस से इम्यून होते हैं, ये सही है, पर इस वायरस का तरीका बहुत ही अजीब है। लॉन्ग चीफ, आपने हाल ही में कोई सस्पिशियस चीज़ छुई थी क्या? सस्पिशियस चीज़? लॉन्ग शियाओतियान को फौरन याद आया वो प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज जो उसने अभी अभी इस्तेमाल किया था। आखिर इसी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। मैंने 3D प्रिंटर से 2 चीज़ें बनाई थी, मेरे ऑफिस में है, मैं तुरंत भेजता हूँ, चेक करवाते हैं। लॉन्ग शियाओतियान ने तुरंत डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट किया, प्लेयर ड्राइवर और राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ट्रिज मंगवाए। साथ ही उसे अपने साथियों से यह भी पता चला कि मैं पहले ही भाग चुका हूँ। क्या वांटेड नोटिस भी जारी की और फिर भी उसे भागने दिया?
तुम लोग खाते पीते क्या हो? हमारी एनफोर्समेंट ब्यूरो की इज्जत नहीं बची क्या? चीफ, हमें दोष मत दो। यहाँ तक कि ली छिंगफेंग चीफ खुद भी उसे रोक नहीं पाए। ली छिंगफेंग भी उसे नहीं रोक पाया। मजाक कर रहे हो? वो बंदा भी 5 लेवल पीक था, पर उसने अंदाजा लगाया दूसरा तो 6 लेवल कल्टीवेटर है। कई लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि सामने वाले ने ली चीफ की शुएंतियान झानलिंगजियान को सीधे झेल लिया। इससे ली चीफ का मन बहुत ज्यादा हिल गया। लॉन्ग शियाओतियान को अपने दुश्मन के हारने की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। ली छिंगफेंग हमेशा मेरे सामने शो ऑफ करता था कि वो मुझसे बेहतर है। अब एक अनजान लड़के से हारकर उसका मन हिल गया। देखते हैं वो अब कैसे शो ऑफ करता है। हंसते हंसते उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, पर फिर सोचा छोड़ो, वो मिस्ट्री बंदा डेथ जोन में घुस गया, शायद मर ही जाएगा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जल्द ही ड्राइवर और कार्टर्स हॉस्पिटल भेज दिए गए। हॉस्पिटल के हाई लेवल्स और एक्सपर्ट्स ने तुरंत एक जरूरी मीटिंग बुलाई। माहौल बहुत सीरियस था। लॉन्ग शियाओतियान भी मीटिंग में था। दिल में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। मेन डॉक्टर ने ड्राइवर और ओरिजिनल माइटी एक्शन प्लेयर कार्टर्स टेबल पर रखे। यहाँ मौजूद सब ये चीज़ें लॉन्ग चीफ ने किसी मिस्ट्री डेटा से 3D प्रिंट की हैं। हमारी रिसर्च के हिसाब से दोनों साथ मिलकर बहुत बड़ी पावर पैदा करते हैं, पर साथ ही एक मिस्ट्री वायरस भी रिलीज करते हैं। ये न सिर्फ इंसानों को बल्कि कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है और नेटवर्क से फैल सकता है। ये सुनते ही लॉन्ग शियाओतियान का दिमाग सुन्न पड़ गया। डॉक्टर, आपका मतलब है मुझे यहाँ रुककर? डॉक्टर ने पॉज लिया। लॉन्ग शियाओतियान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या हो सकता है उसे? वो आपकी कॉन्शियसनेस को रिप्लेस कर सकता है, बन सकता है खुद लॉन्ग शियाओतियान। लॉन्ग शियाओतियान का दिमाग एक पल में ब्लैंक हो गया। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसी हास्यास्पद बात कैसे हो सकती है? मैं यकीन नहीं करता। उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था, और स्ट्रेस ही बेंगू एंटीवायरस के लिए ग्रोथ बूस्ट का बेस्ट सोर्स था। उसके शरीर के अंदर बेंगू एंटीवायरस इस भारी मेंटल प्रेशर की वजह से तेजी से बढ़ने लगा। मीटिंग रूम में डिटेक्शन इक्विपमेंट ने अचानक तेज अलार्म बजाया। स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बढ़ रहे थे, दिखाते हुए कि भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से लॉन्ग शियाओतियान के अंदर बेंगुआंटी वायरस पालों की तरह बढ़ रहा है। डॉक्टर घबरा गए, तुरंत चेतावनी दी। लॉन्ग चीफ, कूल डाउन। आपकी इमोशन वायरस की ग्रोथ स्पीड बढ़ा रही है। ऐसे चलता रहा तो आप। इतना सुनकर लॉन्ग शियाओतियान और भी घबरा गया। अनजान वायरस कभी भी मेरी कॉन्शियसनेस ले सकता है, तो मैं कैसे कूल रह सकता हूँ? जब बेंगुआंटी वायरस पीक पर पहुंचा, तेजी से ढेर सारे सेमी ट्रांसपेरेंट ऑरेंज कलर के छोटे क्यूब शेप की एनर्जी लॉन्ग शियाओतियान की बॉडी से निकलकर एक अलग शेप में बदलने लगी। ये क्या है? क्या वायरस ने अटैक शुरू कर दिया? जल्दी हटो, कोई भी इसे टच मत करना। सब लोग दूर हट गए, उन ऑरेंज क्यूब्स से दूर। ये ऑरेंज क्यूब्स तेजी से जुड़कर एक ब्लैक बॉडी मार्किंग वाले, ब्लू कार्टून लुक वाले सोर्टी बेंगुआंटी मॉन्स्टर में बदल गए। क्या ये कोई मॉन्स्टर है? नहीं, ये मॉन्स्टर नहीं है। ये वायरस जन्मा मॉन्स्टर है, सोर्टी बेंगुआंटी। खुद को मॉन्स्टर कहते सुनकर सामने खड़ा वो सारे डॉक्टर्स हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक कंप्यूटर वायरस से बना मॉन्स्टर इतनी हाई डिग्री की इंटेलिजेंस दिखा सकता है। लॉन्ग शियाओतियान अपने ही शरीर से निकले इस मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। तू आखिर क्या चीज है? तू मेरी बॉडी से क्यों निकला? ये सोटी बेंगू आंटी भी काफी सीधा साधा निकला। जो पूछा गया वो जवाब दे दिया। मैं बेंगू आंटी वायरस हूँ। इन्फेक्टेड पर जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, मैं उतनी तेजी से बढ़ूंगा। जब तुम पूरी तरह मुझ में समा जाओगे, तब मैं तुम्हारी हर चीज ले लूंगा। मेरी हर चीज लेना चाहता है। सपना मत देख, मैं तुझे मार डालूंगा। 5 कल्टीवेशन ब्रेकिंग स्काई पंच। लॉन्ग शियाओतियान बेंगुआंटी वायरस से इन्फेक्टेड होकर बहुत कमजोर स्टेट में होने के बावजूद 5 लेवल कल्टीवेटर होने की वजह से अभी भी बहुत स्ट्रांग था। उसने एक टाइगर पोज बनाई, अपने पीछे एक फैंटम टाइगर की शेप बनी, फिर मुक्का मारा। टाइगर ने अपना बड़ा मुंह खोलकर सोटी बेंगुआंटी को एक झटके में निगल लिया। सोटी बेंगुआंटी अटैक से टूट गया। उसकी शेप अनस्टेबल होने लगी, कभी दिखता कभी गायब होता, पर वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। तुझे लगता है मुझे ऐसे खत्म कर दिया? सपना मत देख। तूने बस मेरी बॉडी को नष्ट किया है, पर वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं किया। मैं वापस आऊंगा। इतना कहते ही सोटी बेंगू आंटी बॉडी ऑरेंज रेड एनर्जी में बदलकर गायब हो गई। मॉन्स्टर के गायब होने पर लॉन्ग शियाओतियान बेसब्री से पूछने लगा, क्या हुआ? मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई? डॉक्टर ने इक्विपमेंट देखते हुए सिर हिलाया। कोई सुधार नहीं। सिर्फ मॉन्स्टर को खत्म करने से फायदा नहीं है, वायरस को जड़ से खत्म करना जरूरी है। डैम, कैसे खत्म करें? लॉन्ग शियाओतियान को अचानक याद आया। रुको, जिस लड़के ने प्रिंट डेटा अपलोड किया था वो भी ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंसान में है। उसके पास ज़रूर कोई सोल्यूशन होगा। पर वो जिस पर वांटेड नोटिस निकली वो लड़का कहाँ गया? अच्छा, लॉन्ग शियाओतियान को याद आया, मैं पहले ही डेथ जोन में घुस चुका हूँ। अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ा। जोर जोर से गालियां देकर गुस्सा निकालने लगा। वो हरामी तो पहले ही डेथ जोन में घुस गया, शायद मर ही चुका होगा। अब मैं खुद पर ही भरोसा करना होगा। डॉक्टर ने कहा, अगर खुद पर भरोसा करना है तो लॉन्ग चीफ मेंटली तैयार रहिए। वायरस का मैकेनिज्म समझने में टाइम लगेगा,
आपको किसी हाई लेवल कल्टीवेटर से मदद लेनी चाहिए वायरस की कॉन्सियसनेस को दबाने के लिए, ये समझते हुए कि प्रेशर उसकी हालत और खराब कर सकता है। लॉन्ग शियाओतियान ने खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश की, इमोशन को दबाकर पलटकर चला गया। इस पल उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो चाहे मर भी जाता, वो कभी उन दोनों चीज़ों को हाथ न लगाता। डेड जोन में मैं, वरना मेरे हाथ में मौजूद कंप्यूटर पर नेटवर्क सिग्नल ही नहीं मिलेगा और मेरे कंप्यूटर की बैटरी भी खत्म होने वाली है। खत्म हो गई तो 3D प्रिंटर, भले ही उसे मटेरियल की ज़रूरत नहीं, पर इसे भी बिजली चाहिए। मुझे बिजली का सलूशन ढूंढना होगा, वरना मेरी एबिलिटी यहीं रुक जाएगी। मैं मास्टर राइडर बन तो गया, पर सुनसान इलाके में लगभग भूख से मरने वाला था। ये सोचकर मुझे अभी सबसे ज़रूरी दो चीज़ें करनी थी। पहला जान बचाना, दूसरा मुफ्त में बिजली ढूंढना। भले ही अभी मास्टर राइडर बनकर सबको पीट सकता हूँ, पर स्टाइलिश दिखने में भी हेल्थ बार कटता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती है। नॉर्मल इंसान बिना खाए पिए बंद रहकर एक हफ्ता जिंदा रह सकता है। मैं ट्रांसफॉर्म करके शायद 3 दिन भी ना झेल पाऊँ, फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और कंप्यूटर और 3D प्रिंटर ये दोनों भी खाते हैं। बिजली एक ही बार में सॉल्व करने का प्लान, पुरानी परंपरा निभाते हुए न गन न तोप, दुश्मन के पास से हथियार छीनकर काम चलाना ही सही तरीका है। मैंने नेटवर्क पर जानकारी ढूंढी। इस दुनिया के और हंटर्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं, लेवल 5 से ऊपर वाले सोलो प्लेयर्स और ग्रुप में शिकार करने वाली लो लेवल टीमें। मुझे अभी अपनी सही फाइटिंग पावर का पक्का अंदाजा नहीं है। बिना सोचे समझे लेवल 5 से ऊपर वाले कल्टीवेटर्स से भिड़ना रिस्की होगा। तो मेरा मेन टारगेट वो हंटिंग टीमें होंगी जिनकी सोलो स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है। 7-8 लोगों की टीम से जो सामान निकलेगा वो मुझे कम से कम 2-3 दिन तक चलाने के लिए काफ़ी होगा। एक टीम को लूट लेना ही मेरे लिए इस सबसे मुश्किल शुरुआती फेज को पार करने के लिए काफ़ी है। सोचा और कर दिया। मैंने बिना सोचे कंप्यूटर की बची हुई सारी बैटरी 3D ड्राइविंग मशीन को दे दी, एक हायर लेवल कार्ट्रिज बनाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाने के लिए। इसी दौरान द शाह के लाइव स्ट्रीम में हलचल मची हुई थी। ये फेंग खाना ढूंढने नहीं गया, अभी भी उस कंप्यूटर के साथ क्यों उलझा हुआ है। पड़ोस में जेड वायरस और लायन किंग वायरस वाले प्लेयर्स भी जड़े जमाना शुरू कर चुके थे। ये फेंग तो ऐसे शुरुआत में ही भूखा मर जाएगा। बेंगुआंटी वायरस इन्फेक्शन काउंट +1, करंट इन्फेक्टेड 2। कान में साफ सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड बजी। मैं मुस्कुरा उठा, और भी लोगों को इन्फेक्ट करते जाओ। बैटरी लो प्लीज। मेरे हाथ के कंप्यूटर ने अलर्ट दिया, कार्ट्रिज बनने में सिर्फ 1% बाकी था। मैंने अपने हाथ रगड़ते हुए सांस रोककर इंतजार किया। आखिरी 1% अचानक पूरा हो गया। नया कार्ट्रिज प्रिंट हो गया और कंप्यूटर की बैटरी भी पूरी तरह खत्म होकर पूरी तरह ऑफ हो गया। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन को हल्के से छुआ। थैंक यू दोस्त, तुम बहुत भरोसेमंद निकले। अगर मैं वापस जा पाया तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। फिर मैंने एक गड्ढा खोदा, कंप्यूटर और 3D प्रिंटर को उसमें दफना दिया। फिर बैरियर के आसपास घूमते हुए शिकार की तलाश शुरू कर दी। डॉन सिटी में मुझे रोकने में फेल हुए ली छिफेंग को ऊपर से बहुत डांट पड़ी। मन ही मन दुखी होकर वो ट्रेनिंग रूम में गया। एक 3D प्रोजेक्शन में मेरी शक्ल। बगल के ट्रेनिंग रूम का दरवाजा अचानक कोई खोल कर अंदर आया। एक स्वॉर्ड एनर्जी सीधे फायर हो गई, लगभग उस बंदे को लग ही जाती जिसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने वाला बंदा डर गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। ली छिंगफिंग ने गुस्सा दबाकर तलवार वापस म्यान में डाली। ट्रेनिंग रोको। क्या बात है चीफ? खबर मिली है फर्स्ट टीम के लॉन्ग शियाओतियान चीफ को कुछ हो गया है। ली छिंगफिंग ने भौहें से कोड़ी लॉन्ग शियाओतियान, उसे क्या हुआ? पहले लॉन्ग चीफ ने वो ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस प्रिंट करने की कोशिश की थी जो नंबर 9527 ई फिंग यूज करता है। इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कोई अनजान वायरस हो गया, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। सुना है हॉस्पिटल में भी कुछ गड़बड़ हो गई। ली छिंगफेंग सुनकर लगभग हंस पड़ा। नंबर 9527 का ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बिना पहचान वाली चीज भी खुद यूज कर ली? पहले किसी और से टेस्ट करवाना नहीं आता क्या? शायद लॉन्ग चीफ जल्दबाजी कर गए। कोई बात नहीं, छोटा सा वायरस ही तो है, उनकी 5 लेवल कल्टीवेशन से भी नहीं झेला जाता क्या? इस बार का वायरस थोड़ा अलग लगता है। सुना है उस वायरस ने लॉन्ग चीफ की बॉडी से एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया। वैसे भी बहुत सीरियस बताया जा रहा है। लॉन्ग फैमिली के बड़े लोगों तक बात पहुंच गई है। लॉन्ग फैमिली के एल्डर्स तक बात पहुंची तो मुझे भी जाकर देखना चाहिए आखिर कैसा वायरस है। उसी वक्त हॉस्पिटल में लॉन्ग शियाओतियान बेड पर बैठा था। 7 लेवल कल्टीवेशन वाले लॉन्ग फैमिली के बुजुर्ग लॉन्ग झान उसके पीछे बैठे, दोनों हाथों से लॉन्ग शियाओतियान की पीठ पर रखे। पूरे शरीर से गुलाबी एनर्जी निकल रही थी, पूरी ताकत से इलाज कर रहे थे, वायरस भगाने की कोशिश करते हुए। काफी देर बाद लॉन्ग झान ने एनर्जी रोकी, हाथ हटाए, आंखें खोली। नॉर्मल वायरस तो उनके 7 लेवल की एनर्जी से टच होते ही खत्म हो जाता है, पर बेंगू एंटीवायरस अलग है, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। लॉन्ग झान ने बार बार अपनी एनर्जी से बेंगू एंटीवायरस को कुचलने की कोशिश की, पर बेंगू एंटीवायरस को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रिएक्शन ही नहीं मिली। चाहे एनर्जी कितनी भी स्ट्रांग हो, बेंगू एंटीवायरस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग शियाओतियान की माँ ये सुनकर आंसू बहाने लगी। बुजुर्ग जी, अगर आप भी इस वायरस से कुछ नहीं कर पाए तो क्या शियाओतियान का यही अंत है? मत रो। क्यों रो रही है? पापा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उसने अपनी आवाज दबाई। लॉन्ग झान गंभीरता से बोले, फिलहाल शायद सिर्फ वो बंदा जो डेथ जोन में भाग गया, 9527 ई फेंग ही इसे सॉल्व कर सकता है। लॉन्ग शियाओतियान घबराकर दुखी होकर बोला, दा, आपको मुझे बचाना होगा। मैं अभी बहुत जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता।
अगर उसे पहले पता होता कि इससे इतनी बड़ी मुसीबत आएगी तो वो कभी उस प्लेयर ड्राइवर से नहीं खेलता। एक और तरीका है, कुछ लोगों को ढूंढो, उन्हें इस वायरस से इन्फेक्ट करके कई हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स को दो रिसर्च के लिए। भारी रिवॉर्ड के लालच में ज़रूर कोई काबिल आदमी मिल जाएगा जो शियाओतियान की बीमारी सॉल्व कर सके। और भी लोगों को बेंगू एंटीवायरस से इन्फेक्ट करो। अगर मुझे ये सुनने को मिलता तो मैं ज़रूर हंस पड़ता। पहले होता तो मैं सीधा 2-3 बड़े गिफ्ट्स लेकर लॉन्ग फैमिली के पास जाकर उनसे हाथ मिलता। लॉन्ग बाबा थोड़ा हिचकिचाया और लोगों को इस वायरस से इन्फेक्ट करना, पापा क्या ये सही रहेगा? अगर डॉन सिटी वालों को पता चल गया तो शायद हमें परेशान करेंगे। मैं तो अपने पोते को बचाने के लिए कर रहा हूँ तो क्या हुआ? लॉन्ग फैमिली की इज्जत, वो हमें मना नहीं कर सकते। बस दायरा कंट्रोल में रखो, बड़ा मना मत बनाओ। तो वो इतनी छोटी बात के लिए तो मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। इतना कहकर वो पलटकर निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर लॉन्ग झान ने याद दिलाया, अरे हाँ, थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके वॉलंटियर टेस्ट सैंपल्स लाना। पैसे बचाने के चक्कर में कोई गड़बड़ मत करना, समझे? हमारी लॉन्ग फैमिली की इज्जत कुछ पैसों से ज़्यादा है, समझे? समझ गया। मैं दूसरी फैमिलीज़ को हमें दबाने का कोई मौका नहीं दूंगा। लॉन्ग बाबा बाहर निकले। ठीक उसी वक्त तमाशा देखने आई ली छिनफेंग से मुलाकात हुई। लिचिन, तुम यहाँ कैसे? ली छिनफेंग ने लॉन्ग बाबा को सलाम किया। अंकल, सुना शियाओतियान को कुछ हुआ है, देखने आया। ठीक है, जाओ, मुझे और काम है, पहले जाता हूँ। लॉन्ग बाबा ने जल्दी से बात खत्म करके कर ली। ली छिनफिंग दरवाजा खोलकर अंदर गया। ली छिनफिंग, तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने नंबर 9527 वाले सस्पेक्ट को पकड़ा नहीं, उसे भागने दिया। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने तो ली फैमिली की सीक्रेट टेक्निक श्योनतियान झानलिंगजियान तक इस्तेमाल की। वो बंदा उसे झेल कर भाग गया, मैं और क्या करता? लॉन्ग माँ ने बीच में आकर बात संभाली। लॉन्ग फैमिली के बुजुर्गों के सामने ली छिनफिंग ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा सकता। अपना गुस्सा दबाया। समझ गई बुआ। फिर वो लॉन्ग शियाओतियान के बेड के पास गई। पूछा, हालत कैसी है? फिलहाल मरा नहीं हूँ, लॉन्ग शियाओतियान ने बेरुखी से जवाब दिया। अच्छा है। ली छिनफिंग तो शुरू से तमाशा देखने ही आया था। लॉन्ग शियाओतियान का मूड खराब देखकर उसे और सुकून मिला। लॉन्ग फैमिली के बुजुर्ग लॉन्ग झान अचानक ली छिनफिंग की तरफ देखते हुए बोले, छिनफिंग, वो सस्पेक्ट तुम्हारे हाथ से यूं ही निकल गया, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो लगता है, पर मैं क्या करूं? मेरा मूड नहीं है डेथ जोन जाकर उसे ढूंढने का, यी फेंग को पकड़कर बेंग युआंटी वायरस खत्म करने का तरीका ढूंढने का। लॉन्ग झान ने सोचा था ली छिंगफेंग इस बात में फंस जाएगा, पर ली छिंगफेंग बिल्कुल भी नहीं फंसा। बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इससे लॉन्ग झान थोड़ा उलझन में पड़ गया, इसे कैसे हैंडल करे। तभी लॉन्ग शियाओतियान ने कहा, मरा हुआ? पक्का नहीं। वो जितनी आसानी से श्वेंतियान झानलिंग जियान झेल गया, उसकी कल्टीवेशन कम से कम लेवल 5 है। डेथ जोन के बॉर्डर पर वो आसानी से नहीं मरेगा। बॉर्डर बैरियर के करीब के मॉन्स्टर्स उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहते हो? ली छिनफिंग ने आंखें सिकोड़ी। कुछ नहीं। लॉन्ग शियाओतियान ने पलटकर अपने दादा की तरफ देखा। दादा, आपको लोग भेजकर उसे ढूंढना चाहिए। अगर वो वायरस का सोल्यूशन बता दे तो सबसे अच्छा होगा। सही बात है, पूरी तरह लॉन्ग झान की मेहनत पर भरोसा नहीं कर सकते। ली छिंगफिंग जैसे बाहरी को यहाँ देखकर डेड जोन में 9527 को ढूंढकर वायरस खत्म करने का तरीका लाना है। रिवॉर्ड 30 मिलियन। मैं जाकर अभी अरेंज करता हूँ। लॉन्ग यान भी कमरे से निकल गई। ली छिंगफिंग को अब समझ आया। बुजुर्ग जी, कहीं आप भी लॉन्ग शियाओतियान की बॉडी में मौजूद वायरस सॉल्व नहीं कर पाए क्या? लॉन्ग शियाओतियान ने बेरुखी से जवाब दिया, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो अभी भी यहीं पड़ा हूं। अगर मैं ठीक होता तो कभी नंबर 9527 वाले सस्पेक्ट को भागने नहीं देता। भले ही दोनों में झगड़ा और नोकझोंक चलती रहती थी, आखिर रिश्तेदार तो थे। ली छिंगफिंग नहीं चाहता था कि लॉन्ग शियाओतियान वायरस से मर जाए, और सच कहूं तो वो खुद भी मुझे भूला नहीं था। अपने हाथों से अपनी बेइज्जती धोना चाहता था। ठीक है, बंदा मेरे हाथ से निकला, जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी वापस डिपार्टमेंट जाकर टीम बनाकर शहर से बाहर जाकर उस लड़के को और उसका सोल्यूशन साथ लेकर आऊंगा। अच्छे बच्चे, अगर सोल्यूशन ले आओ, लॉन्ग फैमिली तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगी, बड़ा इनाम मिलेगा। पोते को बचाने के लिए लॉन्ग झान बहुत ज्यादा दिल खोलकर खर्च करने को तैयार था। बाद में बात करते हैं। ली छिंगफिंग हॉस्पिटल के कमरे से निकल गया। एक सुनसान बंजर जमीन पर ट्रांसफॉर्म किया हुआ मेरा मास्क राइडर गेमू लेवल 2 फॉर्म एक साइकिल पर। यह साइकिल नहीं बनी, इनर्जी मूवमेंट राइडर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड से बनी थी। लेवल 3 नॉर्मल टाइप माइटी एक्शन प्लेयर कार्ट्रिज के सॉफ्टवेयर से लेवल 3 स्पोर्ट्स एक्शन प्लेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। फाइटिंग पावर और बढ़ जाती। मैं पैडल मारते मारते धुआं निकालने लगा। आखिरकार अपने सबसे करीबी पॉइंट पर पहुंचा। पॉइंट के अंदर बाहर 10-12 एलीट एनफोर्समेंट अफसर पहरा दे रहे थे। शहर से बाहर जाने वाले और हंटर्स को फीस देनी होती है, अप्रूवल लेना होता है। मैं सीधे पॉइंट के पास नहीं गया, दूर से छिपकर देखता रहा। आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। बंजर इलाके में कोई लाइट नहीं थी, नजर आगे बढ़ नहीं पाती थी। इसलिए रात में और हंटर्स आमतौर पर शहर से बाहर नहीं निकलते, और मैं भी नहीं। अभी एक्शन का सही टाइम है। इसी दौरान दास शाह के लाइव स्ट्रीम में भी हलचल थी। ये फेंग पॉइंट पर क्यों रुका है? वापस अटैक करने का इरादा है? नामुमकिन गार्ड सब लेवल 3-4 वाले एलीट हैं। हो सकता है वो शहर से बाहर जाने वाले ऑर्क हंटर्स को लूटने का इंतजार कर रहा हो। अरे बाप रे, 5 स्टार टेक अवे, ये तो बहुत हार्डकोर है। आइडिया अच्छा है, बस थोड़ा रिस्की है नहीं? जमीन धीरे धीरे जगने लगी।
हल्की सुबह की रोशनी ने रात की डार्कनेस तोड़ी। इस रात मुझे बीच बीच में इन्फेक्टेड बढ़ने की सूचनाएं मिलती रहीं। आधी रात के आसपास तो और घनी हो गई। अचानक 100 से ज़्यादा इन्फेक्टेड जुड़ गए। असल में ये लॉन्ग फैमिली की तरफ से हो रहा था। लॉन्ग फैमिली तो अब मेरा सबसे बड़ा मददगार जैसा बन चुका था। फिलहाल बेंगू एंटीवायरस के इन्फेक्टेड की गिनती 157 तक पहुंच चुकी थी। पर इन्फेक्टेड की गिनती डायरेक्ट पॉइंट्स के बराबर नहीं है। अगर इस दौरान दूसरे वायरस वालों ने मार डाला तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं पता अभी कितने प्लेयर्स बचे हैं, बाकी प्लेयर्स की सिचुएशन कैसी है। मुझे सब कुछ सबसे बुरे हालात मानकर ही प्लान करना होगा। इस खतरनाक डेथ जोन में रहते हुए मैं आराम से रेस्ट नहीं कर सकता। दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर है। न खाना न ठीक से रेस्ट करने का मौका। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, पर मुझे ढीला पड़ने की गुंजाइश नहीं है। जिंदा वापस जाना है तो दांत पीसकर आखिर तक टिकना ही होगा। थप थप। मैंने खुद को कसकर कुछ थप्पड़ मारे। जबरदस्ती जाकर काम पर लग गया। मैं प्रोटेक्टिव बैरियर वाले पॉइंट को देखता रहा, किसी सही शिकार का इंतजार करते हुए। जल्द ही एक अच्छी तरह इक्विप्ड 10-12 लोगों की हंटिंग टीम दिखी। मैंने मन में उनकी फाइटिंग पावर का अंदाजा लगाया, फिर फैसला किया पास कर दूं। नहीं, ये टीम नहीं चलेगी। इनका इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, कई तरह के स्ट्रॉन्ग फायर पावर वेपन्स जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। इनसे भिड़ना काफी मुश्किल होगा। पास। इस हाईटेक और हाई मार्शल दोनों वाली दुनिया में एनर्जी गन तो लेवल 3 डिफेंस तक तोड़ सकती है। लेवल 1 वाला अगर टॉप गियर से लैस हो तो लेवल 4-5 बेयर हैंडेड कल्टीवेटर के बराबर हो सकता है। जरूरत नहीं है जबरदस्ती भिड़ने की। थोड़ी देर बाद 2 और टीमें आईं, पहली टीम जैसी ही। उनका इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा था। हर किसी के पास मेरे लिए अनजान हाईटेक वेपन्स थे। मैंने अपनी बेचैनी को दबाकर फिर से पास करना तय किया। पर ये दोनों टीमें फॉर्मेलिटी पूरी करके शहर से बाहर निकलने के बाद नॉर्मल हंटिंग रूट पर नहीं गई, उल्टा उसी दिशा में गई जहां से मैं आया था। कुछ अजीब लग रहा था, पर मैं ज्यादा पास भी नहीं जा सकता था। बस दूर से देखते हुए बेबस था। अगर पास गया, पकड़ा गया तो सब खत्म। धीरे धीरे सुबह पूरी तरह हो गई। अब भी कोई सही टारगेट टीम नहीं मिली। मैं परेशान होने लगा। कल से लेकर अब तक मैं आधा दिन से ज्यादा से न कुछ खाया, न पानी पिया, ढंग से सोया भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं लगातार बहुत ज्यादा एनर्जी खाने वाली ट्रांसफॉर्म स्टेट में हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मेरी बॉडी कितनी देर और टिकेगी। छोड़ो, अगर अब कोई भी टीम शहर से बाहर आई, चाहे जैसी भी हो, मुझे रिस्क लेना ही होगा। अब और इंतजार नहीं कर सकता, वरना सच में भूख से मर जाऊंगा। कुछ मिनट बाद आखिरकार एक और टीम शहर से बाहर आई। इस टीम का सेटअप बेमिसाल शानदार था। यहाँ तक कि मैंने देखा उनमें से 2 लोग वल्कन कैनन के बैरल कंधे पर लादे हुए थे। वल्कन कैनन एक शॉट की तबाही 6 लेवल पी कल्टीवेटर के फुल पावर हिट जितनी जबरदस्त होती है। पहले मैंने देखा था एक बायोमदर को सिर्फ एक वल्कन कैनन शॉट से पूरी तरह मलबा बना दिया गया था। वो सीन अभी भी याद है। मुझे भरोसा नहीं है कि मैं एक वल्कन कैनन का शॉट झेल सकता हूँ। चुपचाप अपना सिर और नीचे किया, खुद को और गहरे छिपाया। इतने अमीर पैसे वाले बड़े लोगों के सामने बस यही कहना है, भाई हमसे पंगा मत लो। अच्छी बात यह थी कि जब ये लग्जरी टीम निकल गई, आखिरकार एक नॉर्मल टीम आई। 12 लोगों की टीम नॉर्मल वेपन्स के साथ। जैसे ही उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की, मैं चुपचाप उनके पीछे लग गया। मेरी टारगेट टीम का नाम था दा दा बी। असल में ये सब गरीब थे। उनका इक्विपमेंट देखकर ही पता चल गया कि उनकी असली फाइटिंग पावर उनकी कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा थी। बाकी सब लेवल 1-2 वाले कल्टीवेटर थे, बस आम लोगों से थोड़ा ही स्ट्रांग। हाई टेक वेपन्स के भरोसे ठीक ठाक डैमेज कर सकते थे। पहली वाली टीम जैसे अमीर लोग तो बहुत कम होते हैं, ये गरीब मजदूर टाइप टीमें ही ज्यादा नॉर्मल है। लॉन्ग फैमिली ने भारी रिवॉर्ड की घोषणा की थी, तो कई अच्छी स्ट्रेंथ वाली हंटिंग टीमें भी अपनी किस्मत आजमाने निकली थी। वरना मुझे आमतौर पर इतनी अच्छी लग्जरी इक्विप्ड हंटिंग टीमें देखने को नहीं मिलती। चीफ, लॉन्ग फैमिली ने 30 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है 9527 सस्पेक्ट के लिए। क्या हमें भी जाकर तमाशा देखना चाहिए? टीम मेंबर की बात सुनकर एक कड़वी सेल्फ मॉकिंग सी हंसी आई। क्या हम जैसे लोगों की औकात है इसमें हाथ आजमाने की? और सुना है वो बंदा ली छिंगफेंग की शुएंतियान झानलिंग जियान तक झेल गया। ली छिंगफेंग कौन है? ली फैमिली का जीनियस, 5 लेवल पीक कल्टीवेशन। उसकी शुएनितियान झानलिंग जियान तो नॉर्मल 6 लेवल कल्टीवेटर भी लापरवाही से नहीं झेल सकते। हम जैसे लोग जाकर तो बस खुद को परोसने जैसा होगा।